नमस्कार, डेली 24 भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ साहिल धुलिया। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। पश्चिम बंगाल की राजनीति में एक बार फिर हलचल तेज हो गई है। भाजपा विधायक तपस रॉय के एक सोशल मीडिया पोस्ट ने नया राजनीतिक विवाद खड़ा कर दिया है। तपस रॉय ने दावा किया है कि सत्तारूढ़ ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस में बड़ी टूट हो सकती है और राज्य में महाराष्ट्र जैसी राजनीतिक स्थिति बन सकती है। तपस रॉय ने अपने फेसबुक पोस्ट में दावा किया कि ऋतव्रत बनर्जी के संपर्क में टीएमसी के करीब 50 विधायक हैं। उन्होंने टीएमसी के चर्चित नारे खेला होबे का जिक्र करते हुए कहा कि आने वाले समय में असली राजनीतिक खेल देखने को मिल सकता है। भाजपा विधायक ने यह भी आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली टीएमसी के अंदर असंतोष बढ़ रहा है और पार्टी आंतरिक विरोधाभासों से जूझ रही है। हालांकि टीएमसी की ओर से इन दबावों पर तत्काल कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। तपस रॉय के बयान के बाद राज्य के राजनीतिक गलियारों में चर्चाओं का दौर तेज हो गया है। तो भाजपा विधायक तपस रॉय ने बड़ा दावा कर दिया है। उन्होंने कहा है कि ऋतव्रत बनर्जी के संपर्क में 50 विधायक हैं और बंगाल में महाराष्ट्र जैसे हालात बन सकते हैं। इसको लेकर अब पश्चिम बंगाल में चर्चाओं का दौर देखने को मिल रहा है और टीएमसी में बड़ी टूट का दावा भाजपा विधायक तपस रॉय ने किया है, जिसके बाद से राजनीतिक गलियारों में हलचलें बढ़ गई हैं। तो खबर पर ज़्यादा चर्चा के लिए हमारे मैनेजिंग एडिटर रमेश ठाकुर जी हमारे साथ जुड़ गए। रमेश जी, बंगाल में खेला होबे को लेकर एक बार फिर बड़ा दावा किया गया है। भाजपा विधायक तपस रॉय ने यह दावा किया है कि ऋतव्रत बनर्जी के संपर्क में 50 विधायक हैं और जल्द ही तृणमूल कांग्रेस में एक बड़ी टूट हो सकती है। इसके बाद राजनीतिक गलियारों में हलचलें भी तेज हो गई हैं। कैसे देख रहे हैं आप इस बयान को? देखिए, कयास तो मुझे लग रहा 3-4 दिन से लग रहे थे और राजनीति में कब क्या हो जाए ये असंभव है। इसको कोई पक्के तौर पे कभी नहीं कह सकता कि ऐसा नहीं होगा। अब अगर ऐसा होता है तो ये मान के चलिए कि महाराष्ट्र दोहराया गया है। एकनाथ शिंदे भी यहाँ पे निकले हैं और अगर 80 सीटें अगर टीएमसी के पास हैं तो मोटा मोटा अगर मान के चल लो आप 45 सीटें भी, अगर 150 की बात कर रहे हो, अगर 45, 46, 47 सीट भी लेके अगर कोई विधायक के समर्थन पत्र अगर जाके इलेक्शन कमीशन को दे देता है और प्रदेश। तो रमेश जी से हमारा संपर्क यहाँ पर टूट गया, उनसे दोबारा जुड़ने की हम कोशिश करेंगे। बता दें कि जिस तरीके की स्थिति इस वक्त देखने को मिल रही है उससे साफ तौर पर पश्चिम बंगाल की राजनीति एक बार फिर से गर्मा गई है और एक बार फिर से टीएमसी में बड़ी टूट का जो दावा किया गया है उसके बाद राजनीतिक गलियारों में हलचलें तेज हो गई हैं। खबर पर एक बार फिर हमारे मैनेजिंग एडिटर रमेश ठाकुर जी हमारे साथ जुड़ गए। रमेश जी, एक बार पुनः मैं सवाल दोहराऊंगा कि जिस तरीके की स्थिति इस वक्त देखने को मिल रही है, भाजपा विधायक की तरफ से एक बड़ा दावा किया गया जिसके बाद राजनीतिक गलियारों में हलचलें तेज हो गई हैं, क्या कहेंगे? देखिए, हाँ, बीच में बात कट गई थी। मैं ये कहना चाह रहा था, जिस तरीके से अगर 80 विधायक हैं उसमें आधे से ज्यादा अगर कोई भी विधायक लेके अगर चला जाता है इलेक्शन कमीशन में या सुप्रीम कोर्ट कहीं पे भी चला जाता है और ये दावा करे कि जो टीएमसी है आधे से ज्यादा मेरे पक्ष में है, तो ऐसी पोजीशन में क्या होता है और इलेक्शन कमीशन तुरंत ही सारी शक्तियां उसको दे देता है, पार्टी की सिंबल भी उसको अलाउड कर देता है, जो हमने एकनाथ शिंदे के साथ में शिवसेना का देखा। और लेकिन अभी साहिल इस पे कयास लगाए जा सकते हैं और ऐसा हो नहीं सकता है। इसमें भारतीय जनता पार्टी के ऊपर आरोप लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी किसी भी तरीके से पूरी टीएमसी को डेमोलाइज करने के लिए, मनोबल कम करने के लिए, उनकी ऊर्जा को कम करने के लिए सिर्फ सपूगा मात्र है, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। और लेकिन कल चैनल पे एक इनके तपन दास जो है, पूर्व जो टीएमसी के प्रवक्ता रहे, उन्होंने भी यही दावा कहा जो हम लोग खबर दिखा रहे हैं, जो चला रही, इसी दावे पे उन्होंने भी मोहर लगाई है। लेकिन आने वाला समय जो है, इतना जरूर आप कहोगे टीएमसी के लिए अच्छा नहीं है। हालांकि बुरा वक्त तो मैं कह रहा हूँ जब 4 तारीख के जो रिजल्ट आया तो उसी समय से बुरा शुरू हो गया था, लेकिन आने वाले समय में अब भारतीय जनता पार्टी ने टीएमसी को उस मोड़ पे लाके छोड़ दिया कि अब आगे आप भविष्य में सरकार बनाना तो छोड़ो, अब आप अपनी पार्टी बचा लो, किसी तरीके से अपना जनाधार बचा लो, अपना सिंबल बचा लो। तो मुझे लग रहा है उसी मोड़ पे लाके जो ममता बनर्जी को खड़ा कर दिया गया है। बिल्कुल, और सबसे बड़ी चर्चाएं भी इसी बात की हैं कि अब ममता बनर्जी की आगे की रणनीति क्या होगी, क्योंकि जिस तरीके की खबरें निकलकर सामने आ रही हैं, चाहे वो टीएमसी में बड़ी फूट का दावा किया जा रहा हो या फिर जिस तरीके से टीएमसी के अंदरूनी जो मसले हैं
उनको लेकर भी अलग अलग तरीके के दावे किए जा रहे हैं कि पार्टी में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। और लगातार जिस तरीके की स्थिति बनी हुई है उससे साफ तौर पर ये जाहिर है कि आने वाले समय में, जैसा कि आपने भी जिक्र किया, टीएमसी के लिए जो स्थितियाँ हैं वो काफ़ी ज़्यादा खराब होने वाली हैं, कठिन होने वाली हैं। और इसी को लेकर लगातार देखने को मिल रहा है कि पश्चिम बंगाल में राजनीतिक गलियारों में भी हलचलें तेज हो गई हैं। देखिए साहिल, देखो, दो तीन चीजें बिल्कुल साफ है। पहला तो ये है, जब 3 बार से हुकूमत टीएमसी की जो रही है प्रदेश में, तो उसमें अधिकतर सांसद ऐसे थे जो यदा कदा उनकी बात से ये निकल के भी आया है कि हमारे मन की कभी ममता बनर्जी ने कोई बात करी नहीं। अब उन्होंने ये भी कहा है कि हम तो सदैव से ये कहते रहे कि भैया ये जो घुसपैठियों का मामला है, बांग्लादेशियों का मामला है, इसको आप हर करो, लेकिन ऐसा नहीं किया जा रहा था। अब वही विधायक बाहर निकल के आके कह रहे हैं और समर्थन कर रहे हैं अपनी सरकार का, और 3 लाख से ज्यादा घुसपैठिया और जो बांग्लादेशी हैं वो सीमा के पार जा चुके हैं। इसको लेके जो टीएमसी के जो इस समय कई सारे विधायक हैं वो बड़े खुश हैं। तो इस नाते मुझे लगता है कि जो अभी भाजपा जिस तरीके से और जिस अंदाज से हुकूमत कर रही है वो लोकल स्थानीय नेताओं को बड़ी पसंद आ रही है। तो ऐसे दौर में होता क्या है, पार्टी का चाहे कोई कदावर नेता हो या चुनाव हो, कोई विधायक हो, तो उसको ये चाहिए होता है कि भैया बहती गंगा में हमें हाथ धोना है, और जिसके सितारे बुलंद हैं हम उनके साथ में ही जाएंगे। और सितारे इस समय बुलंद किसके हैं? भारतीय जनता पार्टी के हैं जी, प्रचंड बहुमत के साथ में आई है। तो अब कुछ ये भी लगता है कि कुछ विधायक ऐसे हैं जो दागी हैं, जिन्होंने कभी घाल घपला भी करा था, उनको डर है यार कहीं ऐसा ना हो ईडी सीबीआई का पहरा हमारे ऊपर भी आ जाए, इससे बढ़िया क्यों ना हम पाला बदल लें। तो मेन फैक्टर यही है जो मैंने बताया आपको लास्ट में, क्योंकि कई सारे विधायक ऐसे हैं जिनके ऊपर पूर्व में जांच भी हुई है, इनकम टैक्स से, ईडी से लेके, सीबीआई से लेके, तो उसमें कई सारे ऐसे विधायक हैं, उनका तो 8-10 विधायक ऐसे, उनका पाला बदलना तो मुझे लगता है आज नहीं तो कल नहीं परसों कभी भी बदल सकते हैं। लेकिन ये समय, जैसे आपने कहा कि टीएमसी के लिए, ममता बनर्जी के लिए कठिन है, और निश्चित तौर पे बहुत कठिन है। और सबसे बड़ी बात यह है, आप सरकार को छोड़ो, पहले आप अपनी पार्टी को बचाओ, अपने जनाधार को बचाओ, तभी आपकी हिम्मत कही जाएगी कि आपने बड़े लंबे समय से हुकूमत की है, और उसका कम से कम तस्वीर दिखनी चाहिए। जी बिल्कुल। चलिए रमेश जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस तमाम चर्चा के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो ऋतव्रत बनर्जी के संपर्क में 50 विधायक हैं, ऐसा भाजपा की तरफ से दावा किया गया है। तपस राय के इस दावे के बाद राजनीतिक गलियारों में हलचल बढ़ गई है। भाजपा विधायक तपस रॉय ने ये बड़ा दावा कर दिया है। उन्होंने कहा कि ऋतव्रत बनर्जी के संपर्क में 50 विधायक हैं और बंगाल में महाराष्ट्र जैसे हालात बन सकते हैं, जिसको लेकर अब राजनीतिक गलियारों में हलचलें बढ़ गई। वहीं कर्नाटक की राजनीति में बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है, जहां सिद्धारमैया की जगह डीके शिवकुमार को नया मुख्यमंत्री बनाए जाने की तैयारी पूरी हो चुकी है। जानकारी के अनुसार शाम 4 बजे डीके शिवकुमार मुख्यमंत्री पद की शपथ ग्रहण करेंगे, जबकि उनके साथ 13 मंत्रियों को भी कैबिनेट में शामिल किया जाएगा। नई सरकार के स्वरूप और रणनीति को लेकर कांग्रेस हाईकमान ने दिल्ली में विस्तृत रूपरेखा तैयार कर ली है। सूत्रों के मुताबिक पार्टी ने सत्ता संतुलन बनाए रखने के लिए सिद्धारमैया को भी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी है। उन्हें कांग्रेस वर्किंग कमेटी यानी CWC का स्थायी सदस्य बनाया गया है, जिससे ये संकेत मिलता है कि पार्टी उन्हें राष्ट्रीय स्तर पर बड़ी भूमिका देने की योजना बना रही है। हालांकि सिद्धारमैया ने पहले राष्ट्रीय राजनीति में रुचि न होने की बात कही थी, लेकिन पार्टी नेतृत्व ने उन्हें संगठनात्मक ढांचे में शामिल कर लिया है। नई कैबिनेट में अनुभवी और नए चेहरों का संतुलन रखा गया है। लगभग 13 मंत्रियों के नामों को मंजूरी दी गई है, जिनमें कई वरिष्ठ और क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व वाले नेता शामिल हैं। इसके बाद 8 जून के बाद कैबिनेट विस्तार की संभावना भी जताई जा रही है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि कांग्रेस ने यह कदम आंतरिक संतुलन और जातीय समीकरणों को साधने के लिए उठाया है। वहीं इस पटना में जेडीयू सांसद संजय कुमार ने प्रतिक्रिया देते हुए कांग्रेस पर तीखा हमला बोला। संजय कुमार ने कहा कि कांग्रेस का इतिहास रहा है कि वो अपने फैसले खुद लेती है, जबकि जेडीयू और बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सक्रियता और निर्माण क्षमता को लेकर अलग कार्यशैली देखने को मिलती है। उन्होंने दावा किया कि बिहार में सरकार के फैसलों में नीतीश कुमार की अहम भूमिका रहती है और उनकी कार्यशैली पूरी तरह सक्रिय और निर्णायक है। कांग्रेस का इतिहास ही रहा है, सारा काम खुद ही करता है, और यहाँ पर जो भी हुआ वो तो बिहार में तो नीतीश जी खुद
डिसीजनली आप सब लोग भी देखते हैं उनका एक्टिवनेस, और सरकार में भी जरूर उनका सुझाव मैं हमेशा बोलता हूँ रहता है। लेकिन जो कर्नाटक में हुआ है वहाँ कुछ बचा ही नहीं उस पार्टी का। वहाँ जब देख लिए जमीन खिसक गया तब वहाँ वो तो पहले से बंटवारा किए हुए थे, सबको पता था, मीडिया में ये बात आती थी। और अभी इसका मतलब नॉन परफॉर्मेंस था उनके मुख्यमंत्री का, तब तक चेंज किए। तो मुझे लगता है कांग्रेस का इतिहास जो रहा है दूसरे प्रदेश में जाके राष्ट्रपति शासन लगाना, ये 12 साल में कहीं देखा है राष्ट्रपति शासन लगा हो? नरेंद्र मोदी जी और एनडीए के सरकार में उसमें कितना राष्ट्रपति शासन लगता था? बिहार में ही लगा दिए थे 2005 में, बूटा सिंह गवर्नर थे, राष्ट्रपति शासन। वहीं दिल्ली के मालवीय नगर स्थित लेमन ग्रीन होटल में भीषण आग लगने से बड़ा हादसा हो गया। इस दर्दनाक घटना में 21 लोगों की जलकर मौत हो गई, जिससे पूरे इलाके में हड़कंप मच गया और राजधानी दिल्ली शोक में डूब गई। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार आग सुबह के समय अचानक लगी और कुछ ही मिनटों में पूरी इमारत को अपनी चपेट में ले लिया। कई लोग जान बचाने के लिए इमारत से बाहर निकलने की कोशिश करते नजर आए, जबकि कुछ लोग खिड़कियों से कूदते हुए दिखाई दिए। हादसे के दौरान अफरा तफरी का माहौल बन गया। चश्मदीद ने बताया कि उन्होंने लोगों को खिड़कियों से कूदते देखा, जिनमें से एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। वहीं दूसरे चश्मदीद शेर खान ने बताया कि आग तेजी से फैलती गई और बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं बचा। कुछ लोगों ने नीचे गद्दे बिछाकर बचाव की कोशिश की, लेकिन स्थिति लगातार बिगड़ती गई। घटना के बाद दमकल विभाग ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक काफी नुकसान हो चुका था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और दिल्ली के मुख्यमंत्री ने इस हादसे पर गहरा शोक व्यक्त किया है और पीड़ित परिवारों के प्रति संवेदना जताई है। प्रशासन ने मामले की जांच शुरू कर दी है। वहीं दिल्ली में एक अनोखी पहल देखने को मिली, जहां केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान, CR पाटिल और जी किशन रेड्डी कैबिनेट बैठक में एक ही गाड़ी से पहुंचे। तीनों मंत्रियों ने कारपूलिंग का सहारा लिया, जिसका उद्देश्य ईंधन की बचत और पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देना था। यह कदम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उस अपील के बाद उठाया गया है, जिसमें उन्होंने देश भर में अनावश्यक पेट्रोल और डीजल की खपत कम करने, साथ ही पर्यावरण अनुकूल जीवन शैली अपनाने का आह्वान किया था। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री के संदेश का पालन करते हुए उन्होंने और उनके सहयोगी मंत्रियों ने कारपूलिंग का निर्णय लिया। उन्होंने कहा कि मौजूदा समय में यह आवश्यक है कि ईंधन की बचत की जाए और जहां संभव हो वहां सार्वजनिक परिवहन का उपयोग किया जाए। शिवराज सिंह चौहान ने यह भी कहा कि मंत्रियों के रूप में ये उनकी जिम्मेदारी बनती है कि वो समाज को सही संदेश दें और व्यावहारिक रूप से पर्यावरण संरक्षण की दिशा में कदम उठाएं। इस पहल को सरकारी स्तर पर एक सकारात्मक संदेश के रूप में देखा जा रहा है, जो आम जनता को भी ऊर्जा संरक्षण और सतत जीवन शैली अपनाने के लिए प्रेरित करता है। वहीं उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ सरकार ने प्रशासनिक और राजनीतिक स्तर पर बड़ा बदलाव करते हुए मंत्रियों के प्रभार वाले जिलों की नई सूची जारी की है। हाल ही में कैबिनेट में नए मंत्रियों के शामिल होने के बाद कई वरिष्ठ मंत्रियों के प्रभार में फेरबदल किया गया है, जबकि कुछ नए चेहरों को महत्वपूर्ण जिलों की जिम्मेदारी सौंपी गई है। नई सूची के अनुसार भूपेंद्र चौधरी को आगरा और कासगंज की दौरी जिम्मेदारी दी गई है। वहीं हाल ही में कैबिनेट में शामिल हुए मनोज पांडे को सीतापुर का प्रभारी मंत्री नियुक्त किया गया है। इसके अलावा अजीत पाल को फतेहपुर, समेंद्र तोमर को मुजफ्फरनगर, सुरेंद्र दिलेर को बुलंदशहर और हंसराज विश्वकर्मा को सोनभद्र का प्रभारी मंत्री बना दिया गया है। सरकार के इस कदम को प्रशासनिक व्यवस्था को और अधिक प्रभावी बनाने, साथ ही जिलों में विकास कार्यों की निगरानी को मजबूत करने की दिशा में अहम माना जा रहा है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि 2027 विधानसभा चुनाव से पहले ये फेरबदल सरकार की रणनीति का हिस्सा है, जिसके तहत संगठन और प्रशासन दोनों को और अधिक सक्रिय एवं मजबूत किया जा रहा है। इससे ये संकेत मिलता है कि सरकार आने वाले समय में चुनावी तैयारियों को तेज करने के मूड में है। वहीं भारतीय शेयर बाजार में शुरुआती कारोबार के दौरान भारी गिरावट देखने को मिली। सेंसेक्स करीब 1000 अंक तक टूट गया, जबकि निफ्टी भी दबाव में आकर लाल निशान में कारोबार करता नजर आया। सुबह करीब 11:15 पर सेंसेक्स 73,697 के स्तर पर था, जो पिछले बंद स्तर 74,649.84 से लगभग 1000 अंक नीचे था। निफ्टी भी 177.40 अंक गिरकर 23,302.50 तक पहुंच गया। शुरुआती कारोबार में सेंसेक्स 699.74 अंक की गिरावट के साथ 73,959.48 पर खुला। बाजार की 30 प्रमुख कंपनियों में TCS, टेक महिंद्रा, इन्फोसिस, HCL टेक, ITC और इंटरनल जैसे शेयर सबसे ज़्यादा दबाव में रहे। बाजार विशेषज्ञों के अनुसार ये गिरावट कई वैश्विक कारणों से जुड़ी है। पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव और ईरान के नए हमलों के बाद अमेरिका ईरान बातचीत को लेकर अनिश्चितता बढ़ गई है। इसके चलते कच्चे तेल की कीमतें भी बढ़कर ब्रेंट क्रूड में करीब $97 प्रति बैरल तक पहुंच गई है, जिससे वैश्विक बाजारों में चिंता का माहौल है। इसके अलावा विदेशी संस्थागत निवेशकों की लगातार
बिकवाली और वैश्विक व्यापार नीतियों से जुड़ी अनिश्चितताओं ने भी बाजार पर दबाव बढ़ाया है। अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि की तरफ से भारत समेत कई देशों पर अतिरिक्त शुल्क लगाने का प्रस्ताव में निवेशकों की धारणा को प्रभावित किया है। विश्लेषकों का मानना है कि जब तक वैश्विक भू राजनीतिक तनाव और तेल की कीमतों में स्थिरता नहीं आती, तब तक बाजार में उतार चढ़ाव जारी रह सकता है। वहीं अमेरिका में काम करने के लिए H-1B वीज़ा को लेकर बड़ा खुलासा सामने आया। अमेरिकी गृह सुरक्षा विभाग यानी DHS के अनुसार इस वर्ष 2 लाख से अधिक आवेदकों ने अपने आवेदन की तेज प्रोसेसिंग के लिए 1 लाख अमेरिकी डॉलर का अतिरिक्त शुल्क देने का विकल्प चुना है। DHS मंत्री सार्कवायने मुलिन ने अमेरिकी सीनेट की विनियोग उप समिति को जानकारी देते हुए बताया कि वित्त वर्ष 2026 में H-1B वीज़ा के लिए कुल करीब 2.86 लाख आवेदन प्राप्त हुए हैं। इनमें से लगभग 2 लाख आवेदकों ने भारी शुल्क देकर प्राथमिकता आधारित प्रोसेसिंग का विकल्प अपनाया है। इस व्यवस्था के तहत जो आवेदक अतिरिक्त शुल्क देते हैं, उनके आवेदन का निपटारा लगभग 15 दिनों में कर दिया जाता है, जबकि सामान्य आवेदनों की प्रक्रिया में औसतन 7.5 महीने का समय लगता है। इस अंतर के वीज़ा प्रणाली की गति और समानता पर बहस छेड़ दी है। सीनेट में चर्चाओं का दौर ये भी सामने आया कि अमेरिका के ग्रामीण क्षेत्रों में डॉक्टरों और अन्य पेशेवरों की भारी कमी है। कई छोटे अस्पतालों को विदेश से सर्जन और विशेषज्ञ बुलाने के लिए ये भारी शुल्क चुकाना पड़ा है। सीनेटरों ने सवाल उठाया कि क्या मेडिकल प्रोफेशनल्स को इस शुल्क से छूट दी जा सकती है, खासकर उन क्षेत्रों में जहां स्थानीय स्तर पर विशेषज्ञ उपलब्ध नहीं है। इस पर DHS मंत्री ने संकेत दिया कि सरकार इस दिशा में विकल्पों पर विचार कर सकती है। ये मामला अब केवल इमिग्रेशन नीति तक सीमित नहीं रहा, बल्कि ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाओं और तकनीकी पेशावरों की उपलब्धता से जुड़ी बड़ी बहस बन गया है। वहीं ईरान के पूर्व सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई की 28 फरवरी को मौत हो गई थी। उनकी मौत के 3 महीने से भी ज़्यादा समय के बाद अब उन्हें सुपुर्दे खाक किया जाएगा। ईरान की सरकार ने खामेनेई के जनाजे के लिए 3 दिनों के राजकीय शोक और सार्वजनिक अंतिम संस्कार का ऐलान किया है। अयातुल्ला अली खामेनेई की याद में होने वाले इस अंतिम संस्कार को लेकर देश के कई बड़े शहरों में तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। तेहरान के डिप्टी मेयर मोहम्मद अमीन तवाकोली जादे ने इस पूरे कार्यक्रम की व्यवस्थाओं की जानकारी दी है। अयातुल्ला अली खामेनेई का ये शोक जुलूस राजधानी तेहरान के साथ साथ देश के बड़े धार्मिक केंद्रों कोम और मशहद में निकाला जाएगा। इन तीनों ही शहरों में आम जनता के लिए बड़े पैमाने पर पब्लिक रैलियां और प्रार्थना सभाएं आयोजित की जाएंगी। खामेनेई के अंतिम संस्कार का सबसे बड़ा कार्यक्रम राजधानी तेहरान में आयोजित होगा। अकेले तेहरान में ही ये मुख्य समारोह लगातार कम से कम 24 घंटे तक चलेगा। इस ऐतिहासिक और बेहद भावुक मौके पर राजधानी में सुरक्षा और व्यवस्था बनाए रखना प्रशासन के लिए एक बड़ी चुनौती हो गया है। नगर पालिका के अधिकारियों का अनुमान है कि अपने सर्वोच्च नेता और अंतिम विदाई देने के लिए तेहरान में करीब 2 करोड़ लोग इकट्ठा हो सकते हैं। इतनी भारी भीड़ को संभालने और उनके ठहरने के लिए बड़े पैमाने पर साजो सामान और सुरक्षा की तैयारियां की जा रही हैं। वहीं पटना में चर्चित शिक्षक खानसर के कोचिंग संस्थान पर हुए हमले के मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। सूत्रों के मुताबिक ज्ञान बिंदु कोचिंग के डायरेक्टर रोशन आनंद को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। बताया जा रहा है कि पुलिस ने कुछ अन्य लोगों को भी हिरासत में लिया है। मंगलवार रात हुई पथराव और तोड़फोड़ की घटना के बाद सामने आए CCTV फुटेज के आधार पर जांच तेज कर दी गई है। पुलिस ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि घटना में कौन कौन लोग शामिल थे। सूत्रों का दावा है कि फुटेज में एक अन्य कोचिंग संस्थान से जुड़े कुछ लोग नजर आए हैं। वहीं ज्ञान बिंदु कोचिंग संस्थान के स्टाफ ने आरोप लगाया है कि बुधवार सुबह उनके संस्थान पर भी हमला और तोड़फोड़ की गई। स्टाफ ने खान सर के कोचिंग पर हमले में अपनी संलिप्तता से इनकार किया है। फिलहाल पुलिस दोनों पक्षों के आरोपों की जांच कर रही है और मामले की सच्चाई सामने आने का इंतजार है। और अभी बिहार पुलिस का रिजल्ट आया तो हजारों की संख्या में रिजल्ट हुआ, तो सब लोग बच्चों को सम्मानित करके थके हुए थे लोग, सारे लोग आए। कुछ असामाजिक तत्व तो लगे कि कहें कि कोचिंग उड़ा देंगे 2 दिन के अंदर, और गार्ड को मार के इतना लहूलुहान कर दिए कि अभी वो एडमिट है। अभी देखिए क्या हो रहा है, उसके बाद देखते हैं हम लोग यहाँ पे। लेकिन ये एकदम असामाजिक तत्व तो कोचिंग वाले हैं सब, ये एक दो यहाँ अभी उसको बयान दिया है, वो अभी हॉस्पिटल में है। वजह क्या है, क्या सर क्यों ऐसा कर रहा है? ये है कि सस्ते फीस में क्यों पढ़ा रहे हो कि इतना रिजल्ट जी, मेन यही है कि इतने कम फीस में इतना लोगों को ना पढ़ाया जाए। वहीं पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI और अंडरवर्ल्ड से जुड़े कथित नेटवर्क की जांच में चौंकाने वाले खुलासे सामने आए हैं। जांच एजेंसियों के मुताबिक पाकिस्तान में बैठे अपराधी तत्व भारत के युवाओं को पैसों का लालच देकर अपने नेटवर्क से जोड़ने की कोशिश कर रहे थे। उन्हें कथित तौर पर दिल्ली पहुंचने के निर्देश दिए गए थे, जहां किसी प्रभावशाली व्यक्ति को निशाना बनाने की योजना होने का संदेह है। संयुक्त कार्रवाई में दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल और महाराष्ट्र ATS ने 26 वर्षीय हुजैफा फारूक अहमद हाशमी को गिरफ्तार किया है। जांच में सामने आया है कि वो पाकिस्तान में बैठे
यावर खान के संपर्क में था। पूछताछ के दौरान ये भी पता चला कि कुछ अन्य युवकों को भी जल्द दिल्ली पहुंचने के लिए कहा गया था। हालांकि संभावित टारगेट की पहचान नहीं बताई गई थी। सूत्रों के अनुसार आरोपियों को पहले दिल्ली पहुंचने और फिर आगे के निर्देश लेने को कहा गया था। जांच एजेंसियों का दावा है कि इस काम के लिए पैसों का लेन देन भी हुआ। फिलहाल सुरक्षा एजेंसियां पूरे नेटवर्क की जांच कर रही हैं और ये पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि साजिश में और कौन कौन लोग शामिल थे। वहीं हाल ही में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने पश्चिम बंगाल में स्कूलों और मदरसों में वंदे मातरम गाना अनिवार्य किए जाने का विरोध किया। बोर्ड का कहना था कि यह धार्मिक स्वतंत्रता और संवैधानिक अधिकारों के खिलाफ है। साथ ही मुस्लिम छात्रों को इससे छूट दी जानी चाहिए। इसके जवाब में शुभेंदु अधिकारी ने कड़ा रुख अपनाते हुए कहा कि इस देश में रहना है तो वंदे मातरम गाना होगा। उन्होंने वंदे मातरम को राष्ट्रभक्ति और राष्ट्रीय सम्मान का प्रतीक बताया। शुभेंदु अधिकारी ने मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की ओर से उठाए गए मुद्दों पर तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि इस देश में रहना है तो वंदे मातरम गाना ही होगा। उन्होंने कहा कि वंदे मातरम केवल एक गीत नहीं बल्कि देशभक्ति, राष्ट्रीय एकता और भारत की सांस्कृतिक पहचान का प्रतीक है। शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि देश के संविधान, राष्ट्रीय प्रतीकों और राष्ट्र भावना का सम्मान करना हर नागरिक की जिम्मेदारी है। उन्होंने आरोप लगाया कि कुछ संगठन और लोग समय समय पर ऐसे मुद्दे उठाकर अनावश्यक विवाद पैदा करने का प्रयास करते हैं। अधिकारी ने कहा कि भारत की एकता और अखंडता सर्वोपरि है और राष्ट्रीय भावनाओं का सम्मान सभी को करना चाहिए। वहीं सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने एक अहम फैसले में कहा कि शादी के बाद भी बेटी का अपने परिवार से रिश्ता खत्म नहीं होता और केवल वैवाहिक स्थिति के आधार पर उसे अनुकंपा लाभों या कल्याणकारी योजनाओं से वंचित नहीं किया जा सकता। अदालत ने कहा कि विवाहित बेटियों को परिवार की परिभाषा से बाहर रखना असंवैधानिक, मनमाना और समानता के अधिकार के खिलाफ है। जस्टिस PS नरसिम्हा और आलोक आराधे की पीठ ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के उस फैसले को रद्द कर दिया जिसमें अनुकंपा नियुक्ति के लिए विवाहित बेटी को परिवार की परिभाषा से बाहर माना गया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह मान लेना कि शादी के बाद बेटी अपने माता पिता के परिवार का हिस्सा नहीं रहती एक पुरानी और लैंगिक भेदभाव वाली सोच है। अदालत ने स्पष्ट किया कि निर्भरता का निर्धारण केवल वैवाहिक स्थिति के आधार पर किया जा सकता है बल्कि एक तथ्यात्मक प्रश्न है। कोर्ट ने कहा कि संवैधानिक लैंगिक समानता की गारंटी देता है और ऐसी धारणाओं को बढ़ावा नहीं दे सकता जो महिलाओं के साथ भेदभाव करती है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। आप बने रहिए। नमस्कार।